आज मैं sp2 संकरण के लिए क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको sp संकरण के बारे में बता चुका हूँ। मैंने आपको जो sp संकरण में जो psi1 और psi2 के मान निकालने का तरीका बताया था, अब इसी प्रकार हम sp2 संकरण में भी psi1, psi2, psi3 और तथा इसका बॉन्ड एंगल निकालने का तरीका बताऊंगा। अब इसमें हमें पता ही sp2 संकरण में क्या होता है कि हमने संकरण में बताया था कि लगभग समान ऊर्जा के परंतु भिन्न आकृति के कक्षक आपस में संयुक्त होकर समान आकृति समान ऊर्जा के कक्षक का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा 2s है और 2p और 2p x और 2p y के साथ कंबाइन होकर वो समान आकृति के, अब समान आकृति के और समान ऊर्जा के कक्षक आपस में बन रहे हैं। यानी कैसे, यहाँ पर 2s की ऊर्जा जो है वो 2px और 2py से भिन्न है, लेकिन बहुत अधिक अंतर इनमें ऊर्जा में नहीं है, और इसकी आकृति भी इन दोनों से भिन्न है। लेकिन जब आपस में कंबाइंड हुए तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 sp2 संकरित कक्षक का निर्माण हो गया। अब उसके लिए हमने कह दिया कि 3 तरंग फलन है, एक है psi1, एक है psi2 और एक है psi3। ये मैंने आपको उसमें भी आपको तरीका बताया था कि हम कैसे लिखेंगे कि इस psi s यानी s psi px और इसके लिए psi py, यानी तरंग फलन किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो psi s psi px और psi py। ऐसे ही यहाँ पर भी psi s psi px और psi py और ऐसे ही इस तरह से। और ये a1 a2 या a1 a2 a3 इसके s के सापेक्ष हमने लिख दिया, b1 b2 b3 हमने इसके सापेक्ष लिख दिया, और c1 c2 c3 हमने ये py के सापेक्ष लिख दिया। ये मिश्र गुणांक है जो मैं आपको पिछले में बता चुका था। अब हम जानते हैं क्योंकि जो s कक्षक है वो किस में हो रहा है, वो बराबर रूप से तीनों में बट रहा है, तो हमने क्या कर दिया, जो s के सापेक्ष जो मिक्स्ड कोफिशिएंट है वो यानी कि a1 स्क्वायर बराबर a2 स्क्वायर बराबर a3 स्क्वायर, चूंकि बराबर 3 में बट रहा है, वो तो 3 में बट रहा है, तो हमने क्या कर दिया 1/3 के बराबर। और यानी अगर हम उसको यूं इस तरह से लिखेंगे अंडर रूट फॉर्म में, तो ये 1/√3 आ गया। अब psi1 स्क्वायर जो है, हम यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रसमानीकृत होता है, यानी अब हमने इस पर प्रसमानीकृत की शर्त लगाई, पहले इस पर प्रसमानीकृत की शर्त यानी 1 के बराबर इसको रख दिया, और फिर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये 3 आगे बराबर 1 कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर जो a1 का मान है हमने यहाँ रख दिया, a1 का मान रख, a1 स्क्वायर का मान तो 1/3 प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बराबर 1 हो गया। अब यहाँ चूंकि हम ये मानते हैं कि जो बॉन्डिंग है वो मेनली किसके थ्रू हो रही है, वो हम कह रहे हैं कि x और s के बीच में पहले हो रही है बॉन्डिंग, तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर y के सापेक्ष जो कोफिशिएंट है उसको 0 मान लिया, यानी c1 हमने 0 मान लिया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर बराबर 1, जिसमें से हमने c1 को 0 मान लिया, तो हमारे पास आ गया a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर। a1 का स्क्वायर हो गया 1/3 और b1 का स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया c1, ये आपके हो गया 0 बराबर 1। अब b1 स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 माइनस 1/3 यानी 3 माइनस 1/3 यानी 2/3, तो b1 हो गया √2/3 यानी c1 बराबर, ये हमने c1 बराबर 0 लिख दिया, b1 बराबर ये आ गया हमारे पास a1 आ गया। यानी हमारे पास कौन कौन से आ गए, एक तो a1 a2 a3, ये b1 आ गया हमारे पास, c1 हमने 0 मान लिया, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें मान ज्ञात करना है किसका, b2 b3 का। तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले तो हम psi1 पर प्रसमानीकृत शर्त लगाई है, अब हम psi1 psi2 पर कौन सी लगाएंगे, लंब कोणीय शर्त, यानी हमने ये लंब कोणीय शर्त लगा दी। लंब कोणीय शर्त लगाने पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये रहा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। और ये हमने कर दिया, ये a1 a2 हमें पता है, तो ये 1/√3 है, तो 1/√3 1/√3 हो गया हमारे पास 1/3, प्लस ये हमारे पास आ गया कितना, b1 b2 भी हमें दिया हुआ है, तो b1 b2 जो हो गया, वो b1 जो हो गया वो हमारे पास हो गया √2/3, ये √2/3 और b2 हो गया, और c1 चूंकि 0 था तो हमने यहाँ 0 रख दिया, बराबर 0 हो गया। तो फिर हमने b2 बराबर कर दिया, b2 आ गया हमारे पास -1/√6, तो ये भी हमारे पास आ गया b2। अब हमारे पास कौन सा आ गया, b3 हमें निकालना है। तो अब ये जो लंब कोणीय की शर्त हमने psi1 psi2 पे करी थी, अब psi1 psi3 पे लगाएंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा a1 a3 प्लस b1 b3, और ये तो क्योंकि c1 तो 0 है तो ये अपने आप ही 0 हो गया, यानी कि ये वाला जैसे c1 c3 यहाँ पर 0 हो गया, प्लस c1 c3 होता तो वो 0 ही हो जाता। तो यहाँ हमने वही वापस मान रखा 1/3
और ये √2/3 B3 बराबर 0, तो B3 का मान आ गया -1/√6। तो ये भी वैसे की वैसे आ गया, यानी हमारे पास B3 का मान आ गया। अब हमारे को निकालने कौन से, C2 और C3 के। तो सेम ऐसे ही अब इस पर प्रसमानीकृत शर्त लगाएंगे। तो यानी हमें क्या करना है, पहले प्रसमानीकृत शर्त, फिर लंबकोणीय शर्त, दो को मिलाकर, फिर वापस प्रसमानीकृत शर्त, इस तरह से। यानी एक फलन पर हमने क्या लगाई, इस पर पहले हमने लगाई कौन सी, प्रसमानीकृत शर्त, फिर इस पर और इस पर लगाई हमने लंबकोणीय शर्त, फिर इस पर हमने लगा, अब इस पर लगाएंगे प्रसमानीकृत शर्त, ऐसे ही फिर इस पर भी लगाएंगे प्रसमानीकृत शर्त। क्योंकि हमें इस दो के मान पता लग चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पर प्रसमानीकृत शर्त लगाएंगे। तो साई2 का स्क्वायर डी टॉप बराबर 1, यानी A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 1। यानी ये A2 का मान हमें पता है, B2 का मान पता है, तो अब हमें C2 का मान हमारा निकल गया। इसी तरह इस पर भी लगाया तो ये C3 भी आ गया 1/√। इस पर भी हमने प्रसमानीकृत शर्त लगाई, तो ये हमारे पास हो गया A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर, और ये C3 जो आ गया हमारे पास 1/√2। तो इस तरह से हमने ये 4 मान निकाल लिए, ये सभी के मान मतलब हमने यहाँ पर निकाल लिए। अब ये सारे मान मैंने वापस से तरंग फलन रखा है, ये सभी मान मैंने वापस से यहाँ पर रखे। ये मान जब इसमें इनपुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि साई2 और साई3 यहाँ पर क्या आ रहा है, इस कंडीशन में समान आ रहा है। समान आने की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि एक मान को हम चेंज कर देंगे। क्योंकि हम मान रहे थे कि C3 जो था हमारे पास, वो हमारे पास क्या आ रहा था, C3 बराबर जो आ रहा था C3 स्क्वायर, वो 1/2 आ रहा था। तो C3 किसके बराबर होगा, 1/√2 हो जाएगा। लेकिन वो प्लस माइनस ही तो होगा, तो एक हम प्लस में रख लेते और एक माइनस में रख लेते। तो इसको हमने प्लस मान लिया और दूसरे वाले साई3 वाले को हमने माइनस मान लिया। यानी साई3 और साई2 सेम होने की वजह से हमने यहाँ पर इस वाले को, ये जो C3 है उसको माइनस में मान लिया। बस अब फिर बॉन्ड एंगल निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। बॉन्ड एंगल किस तरीके से निकाला जाता है, तो बॉन्ड एंगल आपको बताया था कोस थीटा, और ये बताया था आपको संकृत कक्षक में S गुण अपॉन संकृत कक्षक में S गुण -1। अब हमें पता है कि कितना होता है S कैरेक्टर इसके अंदर, sp2 में S कैरेक्टर कितना हो जाएगा, वो हमें पता है कितना हो जाएगा यहाँ पर 33.33%। तो यानी कि हम 1/3 लिख सकते हैं इसको, और 1/3 -1, तो ये हमने करा तो -1/2 आ गया। तो कोस थीटा बराबर आ गया -1/2, तो थीटा आ गया 120। तो ये हमने sp2 संकरण के लिए बॉन्ड एंगल निकाला, और साथ ही हमने उसके तीनों तरंग फलन के मान निकाले। अब यहाँ हमने लिया है, ये हम शॉर्ट में ही ले रहे हैं, ये आपको ही इसमें प्रैक्टिस करनी है, वो है sp3 संकरण। सेम वैसा की वैसा वही 4 फलन हमने लिख दिए। यानी हमने इसमें क्या करा, एक S कक्षक लिया, तीनों P कक्षक लिए, और फिर हमने यह बता दिया sp3 संकरण। और यहाँ 4 कक्षक, अब की बार 4 है तो 4 ही हमको लेने पड़ेंगे यहाँ पर, A1 B1 C1 D1, और साई F साई PX साई PY और साई PZ, यानी इन चारों के सापेक्ष हमने तरंग फलन ले लिए। अब उसी तरह से 4 ही यहाँ पर कौन से बनेंगे, संकृत कक्षक बनेंगे। तो संकृत कक्षक के 1 के लिए साई1 हो गया, संकृत कक्षक 2 के लिए, ये संकृत कक्षक 3 के लिए, और संकृत कक्षक 4 के लिए। यानी चार संकृत जो कक्षक बने उनके लिए ये तरंग फलन है। और ये साई एस इसके सापेक्ष हो गया, साई पी एक्स इसके सापेक्ष हो गया, साई पी वाई इसके सापेक्ष, और साई पी जेड इसके सापेक्ष, और ये उनके मिक्स्ड कोफिशिएंट हो गए। अब हमारा काम क्या होता है, हमें तो ये A1 A2 A3 A4 ऐसे B1 ऐसे ये C1 C2 ये सब इनके मान निकालने होते हैं, यानी ABCD के हमें मान निकालने होते हैं। अब जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था कि यहाँ भी S कक्षक क्या हो जाएगा, अब 4 में बट जाएगा। तो 4 में बटेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, यानी A1 स्क्वायर बराबर A2 स्क्वायर बराबर A3 स्क्वायर बराबर A4 स्क्वायर बराबर 1/4, यानी A1 A2 A3 A4 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया। अब हमें क्या करना होगा सीधा इसमें, अब यहाँ मैंने काफी शॉर्ट में लिख रखा है, ये आपको ही इसमें प्रैक्टिस करनी है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि हम मानते हैं कि जो पहले बॉन्डिंग होती है वो S कक्षक 2px कक्षक और 2s कक्षक के बीच में होगी। तो हमने कहा कि भाई जब बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में होगी तो हम क्या करेंगे, C1 यानी कि जो py के सापेक्ष मिक्स कोफिशिएंट है, और D1 जो pz के सापेक्ष मिक्स कोफिशिएंट है, इनको हम 0 मान लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, इनको 0 मान लिया। बस इस तरह से अब हमारे पास ये मान भी आ गए, ये मान भी आ गया। तो ये मान एक, अगर हमें बाकी के मान दिए और एक मान निकालना हो तो हम ऐसे में क्या कर देंगे, उसको प्रसमानीकृत शर्त उस पर लगाएंगे। तो साई1 पर प्रसमानीकृत शर्त लगा दी, उसको 1 के बराबर रख दिया, तो हमारे पास आ गया ये। अब ये हमारे पास आ गया, तो अब हम इन दोनों पर क्या लगाएंगे, इन दोनों पर हम कौन सी लगाएंगे, लंबकोणीय शर्त। तो साई1 साई2 पर लगाएंगे लंबकोणीय शर्त। चूंकि ये दोनों 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर B2 का मान आ जाएगा। यानी कैसे आ जाएगा, ये
एक मैं आपको बताता हूँ, साई 1 साई 2 पर लंबकोणीय लगाया तो हमारे पास आ गया A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर हमारे पास आ गया 0। तो हमें A1 A2 के मान पता है और B1 का मान हम चूंकि पहले निकाल चुके हैं ये रहा, तो ऐसे B2 का मान निकल जाएगा। अब ऐसे ही साई 1 साई 3 पे लगाया तो A1 A3 प्लस A1 A3 प्लस B1 B3 बराबर 0। ऐसे ही फिर A1 A4 प्लस B1 B4 बराबर 0। तो इस तरह से हमने B1 B2 B3 और B4 के मान निकाल लिए लंबकोणीय शर्त लगाकर। अब चूंकि हमें इसके दो मान पता है यहाँ पर, तो अब हमें क्या करना है, इसके मान निकालने। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, C2 को 0 मान लेते हैं, यानी ये वाला y के सापेक्ष। तो अब अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, D2 ही तो निकालना है। तो हमने वापस से क्या करा, यहाँ पर भी अब कौन सी लगा दी, प्रसमानीकृत शर्त लगा दी। तो प्रसमानीकृत शर्त लगाई तो हमारा D2 भी आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा C3 D3 C4 D4। तो अब हम इन दो पर यानी साई 2 और साई 3 पर हम क्या लगा देंगे, लंबकोणीय शर्त लगा देंगे। तो हमारे पास कैसे आ जाएगी कंडीशन, वो आ जाएगी A2 A3 प्लस B2 B3 और प्लस D2 D3। तो मैंने ये क्यों नहीं लिखा है इसमें, ये C2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि C2 तो हम 0 मान चुके। तो अब यहाँ पर भी वही आ जाएगा, आपके कौन से सारे मान दिए हुए, A2 का मान दिया हुआ है, A3 का दिया हुआ है, B2 का हमने निकाल लिया, यहाँ पर B3 का हो गया, और D2 का मान जो है वो हमारे पास इससे प्रसमानीकृत शर्त से आ गया। तो फिर अब हमने क्या कर दिया, D3 का मान निकाल लिया, ये D2 इस पर प्रसमानीकृत शर्त लगाकर आ गया। अब आ गया हमारे पास ये दोनों मान, ये मान हमारे पास कौन सा आ गया, D3 का मान आ गया। अभी C3 का मान इसमें नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इस पर प्रसमानीकृत शर्त लगा देंगे। तो ये हमारे पास आ गया C3 का मान, यानी प्रसमानीकृत शर्त लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, A3 प्लस B3 प्लस C3 प्लस D3 बराबर 1। तो इससे हमारे आ जाएगा ये, क्योंकि हमें बाकी तीन मान पता है तो उससे हम C3 निकाल लेंगे। ऐसे ही अब हम इस पर यानी कि हमने कौन से वाले साई 2 और साई 4 पर भी हम लंबकोणीय शर्त लगाएंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, B2 को B4 से, ये तो 0 हो ही गया, और D2 को D4 से, यानी ये वाले में। यानी हमने क्या करा, A2 A4 B2 B4 और दूसरा कौन सा हो जाएगा, D2 D4 बराबर 0। तो अब इसमें भी हम वही कर देंगे कि हमें A2 A4 का मान पता है, B2 B4 का मान पता है, और D2 का मान हमें ये रहा D2 का मान, तो हमें D4 का मान निकालना है। तो D2 D4 मान निकल गया, तो ये भी निकल गया, ये हमारे पास है ही। अब इसको निकालना है तो हम क्या कर देंगे, अब इस पर प्रसमानीकृत शर्त लगा देंगे, यानी C4 पर। तो हमने इस पर प्रसमानीकृत शर्त लगा दी तो C4 का मान निकल गया। इस प्रकार से हमने सारे के सारे मान निकाले। प्रसमानीकृत शर्त लगाने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर A4 स्क्वायर प्लस B4 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर प्लस D4 स्क्वायर, और ये बराबर हमने कर दिया 1। तो इस तरह से ऐसे ही साई 3 वाले में A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर और प्लस D3 स्क्वायर बराबर 1। तो ये मान रखेंगे, हमारे पास वैल्यू सारी आ जाएगी। बस साई 3 साई 4 के, अब यहाँ पर भी यही होगा कि साई 3 और साई 4 जब हम रखेंगे, जैसे पिछले में था SP2 में, तो साई 3 साई 4 के मान समान आएंगे, तो हम C4 को क्या मान लेंगे, क्योंकि C4 होता है 1/2 आएगा यहाँ पर, तो यानी C4 किसके बराबर हो जाएगा, C4 हो जाएगा 1/2 स्क्वायर C4 स्क्वायर। तो C4 कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस माइनस। तो यहाँ पर हम C4 जो मान लेंगे वो माइनस में मान लेंगे, तो हमारे साई 3 साई 4 भिन्न आ जाएंगे। कोस थीटा का मान आपको कहा था मैंने कि संकृत कक्षक में एस गुण हमको देखना है, कोस थीटा का मान, यानी कि हमने कहा संकृत कक्षक में एस गुण, और फिर अपॉन, फिर वापस वही संकृत कक्षक में एस गुण -1। तो हमें पता है कितना होता है SP3 में, SP3 में संकरण के में एस गुण कितना होता है 25%, यानी 1/4 हो गया 25/100। तो 1/4 अपॉन 1/4 -1, यानी -1/3 आ गया यहाँ पर। तो अब इसको कैसे कर देंगे यहाँ पर यानी थीटा जो हो जाएगा हमारे पास, थीटा जो यहाँ पर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। कोस थीटा अगर -1/3 है तो थीटा हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस प्रकार हमने तीनों प्रकार के SP SP2 और SP3 संकरण के लिए हमने जो तरंग फलन है, संकरण के जो संकृत कक्षक के जो तरंग फलन है वो हमने निकाल लिए, और साथ ही हमने इनके लिए बॉन्ड एंगल का मान भी निकाला। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।